प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी सिल्वर वेडिंग कहानी के सारांश का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। इस कहानी का हमने 6 भागों में अध्ययन किया। सारांश का एक ही उद्देश्य है कि कम समय में पूरे कथानक, घटनाक्रम और पात्रों की स्मृति को याद दिलाना काफ़ी फायदेमंद होता है परीक्षा के द्वारा, क्योंकि कहानी हम पूरा पढ़े रहते हैं। सारांश जैसे ही पढ़ते हैं पूरा स्मृति हमारे जहन में आ जाता है। देखिए, जो कहानी थी सिल्वर बेंडिंग, समाज को एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए एक और समाज नई उपलब्धियां पाता है और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्यों में गिरावट या घिसते हुए चले गए हैं। मूल्यों में गिरावट नजर आ रही है या मूल्य हैं तो एकदम घिसे पिटे हो गए हैं, ये देखने को मिलता है। 2 जुमले यहाँ पे दिखाई देते हैं, यशोधर बाबू अधिकतर दोहराते हैं, जो हुआ होगा। जब इस व्यवस्था से, सिस्टम से ऊब जाते हैं तो उनके मन में यही विचार आता, जो हुआ होगा। और समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ कैसे, और इम्प्रॉपर ये अनुचित है। जब भी कोई अपनी परंपरा के विपरीत चीज़ों को देखते हैं तो इस जुमले को यहाँ पे दोहराते हैं। जो हुआ होगा में यथा स्थिति, यानी जो कहते हो स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में अनिर्णय की स्थिति है, कैसे ये उचित है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। इनके भीतर और मन में चलने वाले द्वंद्व हैं। वो इस स्थिति का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वो इस स्थिति का जिम्मेदार भी किसी को नहीं ठहराते कि वे अनिर्णय की स्थिति में क्यों है, इसका कारण क्या है, किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराते। दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी को सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं और उनके कारण ही अधीनस्थ कहानी में मातहत शब्द आया है, यानी उनके नीचे काम करने वाले को भी 5 बजे रुकना पड़ता है। वापसी के समय में अपने सीनियर किशन दा की ही तरह, यानी दिन भर के व्यवहार से तनाव आ जाता है जूनियर और सीनियर के बीच में, इसलिए जूनियरों को हल्का करने के उद्देश्य से हल्का मजाक भी करते हैं। उनके दफ्तर में एक नया छोकरा शब्द का प्रयोग किया गया है कहानी में, जबकि एक कर्मचारी, हम यहाँ पे कहेंगे कि दफ्तर में एक नया कर्मचारी उनका है। असिस्टेंट ग्रेड में चड्डा, यहाँ पे जो है अलग कलर से इंगित किया गया ताकि पात्र आपको याद रहे। चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चुनेदानी, यानी घड़ी की तुलना उसने चुनेदानी से की। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा, यह पुरानी है, अब तो डिजिटल ले लीजिए, जापानी जो कई तकनीक होते हैं, डेट, अलार्म, तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, सस्ती में भी उपलब्ध हो जाती हैं। पंत जी उसे बताते हैं ये घड़ी शादी में मिली है, उनकी यादें जुड़ी हैं, ये घड़ी भी उनकी तरह पुरानी हो गई लेकिन अब भी सही समय बता रही है। आधुनिक पीढ़ी को एक करारा जवाब दे रहे हैं। कहते हैं कि इस तरह वह स्कूल से ही एक हाथ आगे बढ़ने की परंपरा पंत जी ने अपनी अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशन दा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ यशोधर बाबू को शरण मिली थी। किशन दा कुंवारे थे, उनके जो सीनियर थे वो कुंवारे थे और पहाड़ी लड़के को आश्रय देते, यानी अल्मोड़ा के मुख्य निवासी हैं। उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो भी युवा आते हैं उनको शरण देते हैं, यानी वहाँ पे रहते हैं। पंत जी भी जब दिल्ली आए तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए नहीं थी, कम थी। तब संधा ने भी उन्हें मैस का, यानी सबको समायोजित करते थे, उनका रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए थे। इस तरह वो स्मृतियों में खो गए अपनी पुरानी। हमारा एक दौर था, हम कैसे अपने जो सीनियरों का कैसे रिस्पेक्ट कर रहे थे, अभी खोए हुए थे। तभी चड्ढा ने जागृत आवाज करते हुए बोला, उन्हें जागृत किया। और मेनन द्वारा, एक नया कर्मचारी ध्यान देंगे, मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6
फरवरी 1947, कहते हैं कि मेरा शादी 6 फरवरी 1947 को हुआ था। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर बाबू खुश होते हुए जेब गए और जेबते हुए खुश हो गए। फिर भी इन सब बातों को वो अंग्रेजों के चोचले बताते हैं, किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्टी, लड्डू की मांग करता है। यशोधर बाबू जी 10 का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर फाइन लगता है। सारे सेक्शन के आग्रह पे भी वह चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। चड्ढा के जोर देने पे वे 20 रुपये और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें मजाक करना ठीक लगता है, लेकिन चाय पानी में बैठ के गप सटा के और भी समय बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। उनके सीनियर हल्का मजाक करते हुए निकल जाते थे, लेकिन बैठ के चाय पानी करके लंबा वक्त देना समय की बर्बादी है। यशोधर बाबू ने एक नई रीत अपनाई है, रोज बिरला मंदिर जाने की और एक उद्यान में बैठ के प्रवचन सुनने की, प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। वास्तव में होना भी चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वो उन्हें बुजुर्ग नहीं थे कि अब रिटायर हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब धार्मिक कार्यों में जुड़े। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते हैं। मंदिर का नाम बिरला मंदिर, और जहाँ से सब्जी लाते हैं उसका भी नाम पहाड़गंज जाते हैं, और घर के लिए साग सब्जी लाते हैं। इसी समय वो मिलने वालों से भी मिल लेते हैं, यानी सामाजिक जीवन में भी प्रवेश कर जाते हैं। किसी से मिलना है तो उसके लिए वही समय निर्धारित कर देते हैं। घर पे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। आज यशोधर बाबू जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पे पड़ी, जहाँ वहाँ अब 6 मंजिली मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लगी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुरूप एंड्रयूगंज लक्ष्मी नगर में D2 टाइप के अच्छे क्वार्टर मिलने का आभर भी स्वीकार नहीं है। वह यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तो शेष क्वार्टरों में से एक अपने नाम एलाट करवा लिया। वो एक किशनदा की स्मृति के लिए यहीं पर रहना चाहते हैं। वो चाहते कि इसी पुराने क्वार्टरों में उनके सीनियर भी रहे हैं, और ये क्वार्टर क्यों तोड़े जा रहे हैं। भले चकाचौंध सबको नई बिल्डिंगें अच्छी लगती हैं, चकाचौंध सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पुरानी स्मृतियों को खोना नहीं चाहते। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात पे मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उनके घर जल्दी लौटना अब अच्छा नहीं लगता है कि घर पे जाने पे उन्हें क्लेश का ही शिकार होना पड़ रहा था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में संस्था में नौकरी लग गया था। यशोधर बाबू को भी यह समहाउ इम्प्रॉपर ही लगता है, क्योंकि एक कंपनी शुरू में 1500 रुपये प्रति माह वेतन देती थी, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ी लगता है, क्योंकि उनके अपने साधारण पुत्र की क्षमता को जानते हैं, लेकिन साधारण पुत्र को असाधारण वेतन लगता है। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। उनके दूसरा बेटा IAS की तैयारी में लगा हुआ है, जबकि उसका एलाइड सर्विस में, यानी उससे नीचे सर्विस में आ गया, उसका चयन हो गया था, लेकिन वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी हमेशा शादी से इनकार कर देती है। साथ ही वो डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की भी धमकी देती रहती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु सामंजस्य एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाता। यशोधर जी की पत्नी भी आधुनिक नहीं है मूल रूप से, परंतु बच्चों के दबाव में वह मॉडर्न बन गई हैं, आधुनिक। शादी के समय भी उन्हें संयुक्त परिवार का दबाव झेलना था। यशोधर बाबू ने उनके आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। वे अपने बच्चों का पक्ष लेती हैं तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर जी की बातें कहती हैं। यशोधर उसे सानियल बुढ़िया होगा, चटाई का लांगा या बूढ़ी मुँह
मुआसे लोग करें तमाशे आदि के इस विद्रोह को मजाक में उड़ा देते हैं, परंतु खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। किशनदाह के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वह सोचते हैं, इससे बढ़िया है कि शादी न किया गया होता, समाज पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो कितना ही अच्छा होता। यशोधर ने सोचा कि किशनदाह का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। कहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें क्वार्टर छोड़ना पड़ा, लेकिन कितने लोगों को उन्होंने अपने क्वार्टर में जगह दी थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें रहने की पेशकश नहीं की, क्योंकि यशोधर बाबू क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशनदाह कुछ समय किराए के मकान में रहे। यशोधर बाबू भी चाहकर भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो शादीशुदा थे और कैसे एक अन्य व्यक्ति को प्रवेश दे पाते, और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई। यशोधर बाबू इसका कारण भी पता नहीं चला। वो किशनदाह कि ये बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पे हर व्यक्ति समझदार हो जाता। मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। वो मकान भी नहीं लेंगे। किशनदाह जी कहते थे, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी का मतलब है जो कई पीढ़ियों से उपयोग में आता हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो, कई पीढ़ियों से जो घर है पुश्तैनी घर में चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें लगता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उस पर कई लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले उनका कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उसके पास ही बना रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं है। बिरला मंदिर के प्रवचनों में आज उनका मन नहीं लगा, आज उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। उम्र ढलने के साथ साथ किशनदाह की तरह रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस, यहाँ स्पष्ट कर दें, गीता प्रेस में धार्मिक पुस्तकें छपती हैं जो काफ़ी रियायत होती हैं, काफ़ी सस्ती होती हैं, किताब पढ़ने का यत्न करने लगे। मन मन में वह अपने विरोध को भी तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता पाठ में एक जगह उन्हें जनार्दन शब्द सुनाई दिया, तभी उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी जी की याद आ गई। उनकी चिट्ठी से पता चला वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पे रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते, जाना भी चाहिए, सुख दुख के साथी रिश्तेदार होते हैं जाना। किन उस दिन हद हो गई जिस दिन उनके कमाऊ बेटे ने कह दिया कि आपको बुआ के यहाँ पैसा भेजने के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा, आप अपने पैसे से जाना चाहें तो जाएं। यशोधर जी की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा, आपको कुछ पता नहीं है कैसे आप परिवार को चलाना है। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ के यहाँ यशोधर का पालन पोषण हुआ। मैट्रिक पास करके दिल्ली चले आए और किशनदाह के पास रहे। वो भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। अंततः वे हो रहे परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ही ठीक रहता है। सोचे कि मैं ईश्वर में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। शायद ये काम रिटायरमेंट होने के बाद ही उचित होता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइश से ही बुजुर्गवार गए, क्योंकि वह औरों के हिले में कहते हैं, इसमें कुछ मिसप्रिंट है तथा कहते हैं कि वो अपने ठेठ भाषा में जो कन्नौजी भाषा में है वह यहाँ पे इंगित किया गया है। जब तक किशनदाह दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू भी उनके पट्ट शिष्य
बने रहे और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका भी उन्होंने निष्ठा से निभाई। लेकिन उनके जाने के बाद घर में होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का कमरा देना, जन्यों पुण्यों यानी एक त्यौहार होता है जिसमें कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और ये सब बातें उनकी पत्नी और बच्चों को विरोधी लगती हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु उनके बच्चे सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वहाँ चाहते थे कि उनका लड़का घर का सामान खुद लाए, लेकिन उनके बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं कि तुम जाओ तुम जाओ। यशोधर बाबू अब कहना ही छोड़ दिया। उनके बच्चे कहते हैं कि कामों के लिए क्यों नहीं एक नौकर रख लें। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे दे, क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता। उनके ऊपर वह काम अपने पैसों से करने की धौंस देता है। घर में तमाम परिवर्तन कर रहा है, पर्दे बदल रहा है, सोफा ला रहा है, हर चीज़ों पे अपना हक जमाता है। सब्जी लेकर अपने वो क्वार्टर में पहुँचे जहाँ एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। पहले तो अपने घर पहुँचे तो उन्हें लगा कि धोखा हो गया, लेकिन दफ्ती पे लिखा हुआ वाईडी पंत से उन्हें पता चला उनका घर है। घर के सामने एक कार थी, एक स्कूटर, कुछ मोटरसाइकिलें, लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें, गुब्बारे लटक रहे थे। उन्हें अपने बेटे को किसी कार में बैठे साहब को हाथ मिलाते देखा। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को बरामदे में खड़ा देखा जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स बगैर बाँह के टॉप पहने हुए थी, पत्नी के होठों पर लाली, बालों में खिजाब लगा हुआ था। लेकिन ये सब चीज़ें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम पड़ रहा था। यशोधर चुपचाप अपने घर पहुँचे तो बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मीली हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों को यहाँ सिल्वर वेंडिंग कब से होने लगी। तभी यशोधर बाबू का एक दूर का भांजा गिरीश नाम था। उसने कहा कि जब से आपका बेटा 1500 रुपये कमाने लगा है तब से यशोधर बाबू की सिल्वर वेंडिंग की पार्टी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय किसी इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो उन्होंने प्रयास किया कि भले ही कुमायूनी संस्कार हैं तथा विलायती रीति रिवाज भी परिचित हैं, ये नहीं लगा कि वो ठेठ ग्रामीण है। बच्चों के आग्रह पे यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह के केक काटने के स्थान पे जा पहले तो नानुकुर की, लेकिन बाद में खड़े हो गए। फिर बेटी से कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा कि समहाउ आई डोंट लाइक दिस, ये समहाउ इम्प्रॉपर ही है, मैं इसे पसंद नहीं करता। परंतु फिर भी उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह करने पे उन्होंने बताया कि मुझे संध्याकालीन पूजा करना है। फिर पूजा में चले गए। उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किसनदाह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पूछा जो हुआ होगा, आप कैसे मर गए? किसनदाह ने कहा भाऊ, जो भी इस दुनिया में आता है जो हुआ होगा से मरता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको एक दिन मरना होता है। आखिर में सभी अकेले होते हैं। यशोधर बाबू को लगा कि किसनदाह आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है, ये बताने में कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उस विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किसनदाह का अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था ये सब माया है। भूषण आज इतना उछल कूद रहा है, एक दिन वो भी अनुभव करेगा। जैसा हम अपने माता पिता के साथ करते हैं वैसे हमारे बच्चे भी करते हैं। इसी बीच यशोधर की पत्नी आकर झिड़कते हुए पूछा, आज पूजा में ही बैठे रहेंगे? कि मेहमानों की जाने की बात सुनकर वो लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इसके खिलाफ थे। बेटी इस पे बहुत जल्लाई। टेबल पे रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण खोलता है, उसमें से ऊनी गाउन ड्रेस है और कहता है सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहन के मत जाएं, ये बुरा लगता है। बेटी कुर्ता पैजामा उठा लाई है, इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी
नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि जो भूषण की ये बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। ये बात उनके दिल में चुभ गई। कोई ये ना कहा कि बब्बा आप रहने दीजिए, आज से हम लोग, आप आराम कीजिए, अब हम लोग दूध लाएंगे। अपने स्वयं दूध लाने की बात कोई नहीं कर रहा था। तो इस तरह हम सभी ने कहानी बड़ी जो लंबी थी, इस कहानी के सारांश में हमने देखा कि किस तरह यशोधर बाबू आधुनिक जनरेशन गैप, मानवीय मूल्यों के हरासमेंट से काफ़ी दुखी हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आप सबसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।